दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी का एनसीईआरटी है 6 to 12 और ये सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये एनसीईआरटी सार है और ये महेश कुमार बरवाल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये टॉपिक है सारे कुछ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं तक सभी ने भिन्न भिन्न ढंग से अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं एवं मान्यताएं प्रस्तुत की है, परंतु इन सभी संकल्पनाओं एवं मान्यताओं में धार्मिक आस्था एवं विश्वास की अधिकता थी, परंतु तार्किकता एवं वैज्ञानिक का अभाव था। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृति वैज्ञानिक संकल्पना महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में समाहित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस पिंड में महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, महाविस्फोट के कारण उत्पत्ति के समय से ही ब्रह्मांड के विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया जारी है। ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में ही आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समय के साथ पृथ्वी के जीवन के अनुकूल हुई और इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई और उनका क्रमिक विकास हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, तो क्या है? पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है। ठीक है, पृथ्वी का इतिहास के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी के इतिहास में सबसे पहले क्या हुआ था, तो अजीवी महाकल्प, फिर जीवी महाकल्प हुए, भूपटल के निर्माण का काल और भूपटल के निर्माण के पश्चात वर्तमान तक का काल। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत जान लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है। प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाओं एवं विचार प्रस्तुत किए गए हैं जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। ठीक है, ऐसे में कुछ संकल्पनाएं एक सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझने में सफल रही है और कुछ असफल भी रहे हैं। ऐसे प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत निम्न है, जान लेते हैं। स्वतः जननवाद। ठीक है, यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से संभव हुई है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु भी जनवाद के समर्थक थे। स्वतः जनवाद के समर्थकों को मानना था कि धूल से मक्खियाँ, ओस सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, हो जाती है। यद्यपि वर्तमान समय में यह संकल्पना हास्यप्रद प्रतीत होती है, परंतु इसका महत्व इस तथ्य में है कि लगभग 2000 वर्ष तक यह संकल्पनाएं जीवन की उत्पत्ति के बाद विवाद के केंद्र में रही। इसके समर्थक एवं विरोधक में अब अनेक प्रयोग भी किए थे। जेन बैप्टिस्ट वान हेलमांट के प्रयोग द्वारा जान लेते हैं। वान हेलमांट कौन थे? तो ने स्वतः जनवाद के समर्थक में दो प्रमुख प्रयोग किए थे। क्या क्या? पहला क्या था? प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि पसीने से भीगा कपड़ा तथा गेहूं की बलियों को एक साथ रखने पर 21 दिनों में चूहे उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरे प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि दो ईंटों के बीच तुलसी बेसिल रखकर उसे धूप में रखने से उनमें बिच्छू उत्पन्न हो जाती है। ऐसा करके उन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है, अब फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग क्या था, तो ये जान लेते हैं। फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया था? ये कब का कहानी है? तो 1626 से 1697 के बीच
अपने प्रयोगों के माध्यम से स्वतः जनवाद के सिद्धांत का खंडन किया। रेड्डी ने 3 बोतलों में जंतुओं का उबला हुआ मांस रखा और उनमें से एक बोतल को कार्क से एवं एक बोतल को कपड़े में बंद करके दिया, परंतु एक बोतल को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात खुले मुंह वाले बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए तथा कपड़े से बंद की गई बोतल के ऊपर भी कीड़े उत्पन्न हुए, परंतु वे जीवित नहीं रह पाए। इन दोनों के विपरीत कार्क से बंद की गई बोतलों में कोई कीट उत्पन्न नहीं हुई है। इसे रेड्डी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मांस से लार्व कीट स्वयं उत्पन्न नहीं होते, बल्कि मक्खियां जब मांस पर अंडे देती है तभी ऐसा संभव हो पाता है। जीव जनवाद थ्योरी है, तो ये जान लेते हैं। यह सिद्धांत स्वतः जनवाद के विरोध में विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थ की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थ से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं। यह संकल्पना वर्ष 1858 में रुडोल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि सजीव पदार्थ की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थ से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं। ठीक है। वर्ष 1864 में लुई पाश्चर ने हंस की गर्दन के आकृति वाले प्लास्कों को निर्माण किया। इस प्लास्कों में वायु तो प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्मजीव पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे। लुई पाश्चर ने मांस के सोरबे बीफवोर्थ को उबालकर उसे जीवाणु विहीन कर लिया तथा इसे हंस की गर्दन आकृति वाले कुछ फाल्स्कों में रख दिया। पाश्चर ने कुछ फाल्स्कों का मुंह बंद कर दिया, कुछ फाल्स्कों को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों पश्चात फाल्स्कों का परीक्षण करने पर उन्होंने पाया जो फाल्स्क बंद थे उनमें सूक्ष्मजीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, परंतु जो फल्स खुले थे उनमें सूक्ष्मजीवों की उत्पत्ति हो गई थी। इस प्रयोग से लुई पाश्चर ने यह निष्कर्ष निकाला कि सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से ही संभव है। ठीक है। लुई पाश्चर ने भी यही बोला कि सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से ही संभव है, निर्जीव से नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य प्रयोगों में यह भी सिद्ध किया कि वायु जीवों की वृद्धि नहीं करती है। ठीक है। ब्रह्मांडवाद में क्या है ये देख लेते हैं। जीवों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक रिक्टर ने वर्ष 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि कहाँ हुई है, बल्कि ये ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से साधारण कणों एवं बीजाणुओं के रूप में वे पृथ्वी पर आए थे। वैज्ञानिक होल्मोज ने वर्ष 1884 में यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर गिरते उल्कापिंडों के साथ जीव द्रव्य किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रसायनशास्त्री अर्हेनियम ने वर्ष 1980 में यह विचार प्रस्तुत किया कि जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यक्त है तथा उनके बीजाणु एक स्थान से अन्य स्थानों तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। अब रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जीवों की उत्पत्ति के विषय में यह परिकल्पना रूसी जैव रसायनविद ए.आई. ओपेरिन ने वर्ष 1924 में प्रस्तुत की। द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक में ओपेरिन ने मत दिया कि जीवन की उत्पत्ति मूल अथवा आदि रस में कार्बन आधारित अणुओं के क्रमिक रासायनिक विकास के फलस्वरूप हुई है। लगभग इसी समय एक अन्य ब्रिटिश जीव विज्ञानी J.B.S. हल्डेन ने भी ओपेरिन के पदार्थवाद के समान सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसलिए इस संकल्पना को सर्वमान्य ओपेरिन हल्डेन संकल्पना कहा जाता है। इस संकल्पना के प्रमुख बिंदु जो निम्नलिखित है, तो जान लेते हैं क्या क्या था। किसका? ओपेरिन हल्डेन संकल्पना का बिंदु देख लेते हैं। पृथ्वी का वातावरण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अपाच्य था तथा अर्थात इसमें ऋण आवेशों तथा अधिक था तथा मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के किसी बाह्य स्रोत परावैंगनी प्रकाश तथा तड़ित की उत्पत्ति में सरल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ।
सरल कार्बनिक यौगिक के मध्य अभिक्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक जटिल यौगिक का निर्माण हुआ, जैसे अमीनो अम्ल, वशीय अम्ल, मीथेन, शर्करा, प्यूरिन्स आदि। चूंकि जीव द्रव के निर्माण में इन कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ये यौगिक जीवन की उत्पत्ति का आधार बने। कार्बनिक यौगिकों के संयोग से यह यौगिकों के बहुलकों का निर्माण हुआ, जैसे शर्करा के मंड, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज से पॉलीसेकेराइड व वशीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से वसा का निर्माण हुआ। ठीक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में स्वतः द्विगुणन सेल्फ रिप्लिकेशन का गुण होता है, इसलिए इसे नील हरी शैवाल के समान प्रारंभिक जीवनों की उत्पत्ति हुई है। ये प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे, परिणाम स्वरूप वायुमंडल में स्वतः ऑक्सीजन O2 मुक्त हुई। इसके साथ ही वायुमंडल में उपस्थित मीथेन CH4 एवं अमोनिया NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन N2 व जल H2O का निर्माण हुआ। ठीक है। हॉल्डेन के अनुसार प्रारंभिक जलीय वातावरण आदि सागर में एक विधित रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया जिसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा परावैंगिक किरणों के संयोग से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। ठीक है। धीरे धीरे आदि सागर एक गर्म सांद्र सूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें कार्बन एकलकों एवं बहुलकों का घनत्व बढ़ता गया। हॉल्डेन ने कल्पना की कि एकलकों एवं बहुलकों के समूहों में लिपिड झिल्ली का निर्माण हुआ तथा बाद के विकास के क्रम में प्रथम जीवित कोशिकाओं का जन्म हुआ। अब लिपिड ने क्या क्या कहा ये जान लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित वह पदार्थ जो जल में अविलय अथवा अघुलनशील एवं एल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में विलय होता है, लिपिड सजीव कोशिकाओं का महत्वपूर्ण तत्व है। लिपिड्स के अंतर्गत वसीय अम्ल, तेल, मोम, एटेरॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी सम्मिलित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, पादप एवं जंतुओं कोशिकाओं के प्रमुख संरचनात्मक घटक है। ठीक है। ऑक्सीजन क्रांति क्या है जान लेते हैं। संपूर्ण ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों के द्वारा ही किया जाता है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के एक लंबे कालखंड में प्रकाश संश्लेषण जीवों के द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन से संपूर्ण वातावरण, जो प्रारंभ में अपाच्य था, ऑक्सीकारक बन गया। वातावरण की प्रकृति में ऑक्सीजन के द्वारा किए गए इस परिवर्तन को ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है। ठीक है। अब है मिलर उर्रे के प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष 1953 में हेरोल्ड उरे, उसके शिष्य कौन थे, स्टेनल मिलर ने ओपेरिन हॉल्डेन संकल्पना के परीक्षण के लिए कुछ प्रयोग किए। उन्होंने 1 पास्कल में जल, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस लेकर पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के समान स्थिति उत्पन्न की तथा उसमें विद्युत धारा के लगातार प्रवाह से ऊर्जा प्रवाहित किया। 1 सप्ताह के बाद मिलर ने पाया कि पास्कल में उपस्थित अधिकांश अमोनिया एवं मीथेन रासायनिक अभिक्रिया में उपभोग की जा चुकी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का निर्माण हुआ एवं जल में एक गहरे रंग के पदार्थ का एकत्रण हो गया था। इस प्रयोग से उत्पन्न कुछ पदार्थों की पहचान नहीं की जा सकी, परंतु यह निश्चित हो गया कि इसमें कार्बनिक बहुलकों की उपस्थिति थी। जलीय विलय का परीक्षण करने पर यह पाया गया, जिसमें विभिन्न अमीनो अम्ल, अनेक वसीय अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल एवं एमाइल्ड उत्पादों की उपस्थिति थी। जीवन की उत्पत्ति के चरण क्या है तो जान लेते हैं। ओपेरिन द्वारा प्रतिपादित जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों को अध्ययन में सरलता के दृष्टिकोण से 2 प्रमुख भाग में विभाजित किया गया है। ये जान लेते हैं 2 क्या है तो जीवन की उत्पत्ति के चरण, पहले चरण में रासायनिक विकास और दूसरे में जैविक विकास। अब रासायनिक विकास के बारे में जान लेते हैं। जीवों के रासायनिक विकास में निम्नलिखित 4 चरण शामिल हैं। रासायनिक विकास के चरण में
पहला चरण में है आपका साधारण अणुओं का निर्माण, दूसरे चरण में है कार्बनिक अणुओं का निर्माण, तीसरे में है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और चौथे में अणुओं की क्रियाशीलता। ये आपके लिए ना, ये आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या की भी बैंकिंग हो, एसएससी हो, जो भी छोटा एग्जाम या बीपीएससी, किसी में भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ, तभी आपका भी पेपर क्लियर हो सकता है। तो आप एनसीईआरटी को आप कान में भी लगा के आप सुन सकते हैं, जिससे भी आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम जैसे हम लोग काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता, तो हम ऐसे वीडियो देख देख के कान में सुन सुन के हमें याद हो जाता है। पहला चरण साधारण अणुओं का निर्माण अब देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जल, अमोनिया तथा मीथेन जैसे साधारण यौगिक का निर्माण हुआ है। प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये यौगिक गैसीय अवस्था में ही रहे हैं। कालांतर में पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण गहरे बादलों का निर्माण हुआ एवं लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गई और समुद्रों का निर्माण हुआ है। वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया तथा मीथेन समुद्र के जल में घुल गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई है। दूसरा चरण क्या था, तो कार्बनिक अणुओं का निर्माण में मीथेन के साथ अन्य यौगिक के संयोग से न्यूक्लियोटाइड व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जिन कार्बनिक यौगिकों का प्रारंभिक समुद्र में निर्माण हुआ, उन्होंने जीवों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विभिन्न प्रकार की शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरिमिडिन व प्यूरिन थे। सूर्य व आकाशीय विद्युत से प्राप्त ऊर्जा तथा परस्पर घर्षण के कारण वायु में परमाणुओं के मध्य रासायनिक क्रिया हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अमोनिया व अन्य यौगिक का निर्माण हुआ। अब तीसरा चरण क्या था, तो जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण। विभिन्न अनुपात में शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोग से पॉलीसैकेराइड के नए अणुओं जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण हुआ। इनका निर्माण जीवों की उत्पत्ति एवं विकास में एक आवश्यक चरण है, क्योंकि कोशिका भित्ति इन्हीं शर्करा से निर्मित होती है तथा स्टार्च व ग्लूकोज से जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। अन्य रासायनिक क्रियाओं से ग्लिसरीन व वसीय अम्लों के संयोग से वसा का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अमीनो अम्लों से प्रोटीन का भी निर्माण हो गया। जीव की उत्पत्ति में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े अणु माने जाते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्ल संयोजित होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। अब चौथे चरण में अणुओं की क्रियाशीलता क्या है, तो मीथेन, अमोनिया व जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन व पिरिमिडिन का निर्माण हुआ। इसमें से कुछ का रासायनिक संयोजन शर्करा फास्फोरस के साथ हुआ, जिससे प्यूरिन शर्करा फास्फेट एवं पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड के निर्माण संयोग से अत्यंत जटिल अणु बने, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण जीवन की उत्पत्ति की दशा में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पीसीएस एग्जाम, कोई भी एग्जाम है ना, आपको ऐसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड, वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल में परस्पर रासायनिक क्रिया होती रही और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता रहा। न्यूक्लियो प्रोटीन समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने समान अणुओं का निर्माण कर रहे थे, अर्थात स्वतः द्विगुणन की क्षमता थी।
समुद्र में कार्बनिक पदार्थ की कमी होने से तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संगठन में कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार उत्परिवर्तन द्वारा नए न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण होने लगा। इस प्रक्रिया में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रतिद्वंद्विता में अधिक सक्षम सिद्ध हुई उनकी संख्या बढ़ गई तथा जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इस प्रतिद्वंद्विता में सफल नहीं हुए वे नष्ट हो गए थे। अब जैव विकास में क्या है, तो कोशिका का निर्माण, ठीक है, इसमें जान लेते हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। तो उत्परिवर्तन के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए वे अत्यधिक चिपचिपे थे, लेकिन इसलिए वे समूह का निर्माण करने लगे। अनेक न्यूक्लियोप्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा हाइड्रोकार्बन आदि पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से घिर गए थे। यह कोशिका निर्माण का पहला चरण था। कोशिका निर्माण के इस मत से वैज्ञानिकों का एक वर्ग सहमत नहीं है, जिसका मानना है कि न्यूक्लियोप्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण केवल जीवित कोशिकाओं में ही हो सकता है। इस कारण यह कहना भी न्यूक्लियोप्रोटीन पहले बने और बाद में कोशिका का निर्माण हुआ अतार्किक है। ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार की कोशिका का निर्माण लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की अवसादी चट्टान, कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका की अवसादी चट्टानों में पाए गए जीवाणु यूकोबैक्टीरियम आइसोलेटम के जीवाश्म 3 अरब वर्ष प्राचीन है, जिसे जीव की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन माना जाता है। उत्विकास का सिद्धांत क्या है, तो जान लेते हैं। जीवों के उत्विकास के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है उत्विकास का सिद्धांत में उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत, जिसका किसने दिया था, तो लैमार्क ने। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इसने किया था, तो डार्विन ने दिया था। उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत लैमार्कवाद के बारे में है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यह सिद्धांत 1808 में फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञानी जेवी लैमार्क द्वारा फिलॉसफिक जियोलॉजी नामक पुस्तक में प्रस्तुत की गई थी। कौन सी पुस्तक थी उनकी, लैमार्क की पुस्तक कौन है, तो फिलॉसफिक जियोलॉजी। और कब इनका हुआ था, तो 1808 में। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों के शरीर संरचना एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है एवं कुछ अंगों का प्रयोग कम किया जाता है। इसके कारण उसमें कुछ विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। जीवों द्वारा अपने जीवन में उपार्जित की गई विशेषताएं उनकी संतानों में भी हस्तांतरित होती है। तो लैमार्क का कहना यह था कि क्या है कि परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने में जीवों के कुछ अंग, जैसे कि मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल दिया कि जैसे जिराफ है, तो जिराफ का जो गर्दन लंबे होते हैं तो उनको घास नीचे ना मिलने के कारण ऊपर पेड़ में बढ़ते बढ़ते उनका अंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ, इसलिए उसकी आगे का दोनों टांग एंड गर्दन बढ़ गया था। तो उनका कहना है कि कुछ अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है एवं कुछ अंगों का प्रयोग कम किया जाता है, इसी कारण उसमें विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये लैमार्क का कहना है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने बोला था, तो डार्विन ने दिया था। ब्रिटिश प्राकृतिक चार्ल्स डार्विन कब से कब, तो 1809 से 1882 तक अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक के बारे में आपको पीसीएस में मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक PYQ में कि डार्विन का बुक का नाम क्या है, तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया है या लैमार्क ने क्या सिद्धांत दिया है, तो ये आपको मिल जाएगा उसमें। तो डार्विन का क्या है, उत्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है, अर्थात वर्तमान विश्व की सभी जीव प्रजाति मूल एक दूसरे से संबंधित हैं।
ठीक है। डार्विन का यह मानना है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई तथा जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास एक लंबे समय में अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले जीवों से हुई है। जीवों के विकास की प्रक्रिया में उन्होंने कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं जो अगली पीढ़ी में परिलक्षित होते हैं। इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन ने। ध्यान दीजिएगा, ऐसे परिवर्तन जो जीवों की प्रकृति के अनुरूप बनाने में सहायक होते हैं वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं तथा से परिवर्तन समाप्त होते रहते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है तथा प्रकृति के अनुकूल बेहतर परिवर्तन वाले जीवों का अस्तित्व में बने रहना योग्यतम की उत्तरजीविता कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी का है 6 to 12 और ये महेश कुमार बर्नवाल का है। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख लेंगे जो PYQ है, जो एग्जाम में आ चुकी है। तो उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आपको साइंस में जो बायोलॉजी सेक्शन है वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो लैमार्क व डार्विन का तुलना देख लेते हैं। तो पहले लैमार्क बाद में देख लेते हैं क्या क्या है, और डार्विन उसके बाद देख लेंगे। तो इसके अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीव शक्ति होती है। लैमार्क ने कहा कि लैमार्क के अनुसार जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है। नई आवश्यकताओं तथा इच्छाएं जीवों की संरचना एवं व्यवहार में परिवर्तित करती हैं। किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित एवं सक्षम बनता है, जबकि न उपयोग किए जाने वाले अथवा कम उपयोग किए जाने वाले अंग अल्प विकसित एवं क्षमताहीन रह जाते हैं। लैमार्क के जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष लैमार्क बाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना को नहीं मानता था। ठीक है, कि लैमार्क बाद क्या मानता था? तो लैमार्क बाद जीवों के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना नहीं मानता था। ठीक है, जीवों द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित के लिए सभी लक्षण उनकी संतानों में हस्तांतरित हो जाते हैं, ऐसा लैमार्क बोलते थे। ठीक है, अब डार्विन क्या बोलते थे? डार्विन बाद में क्या क्या है तो ये भी जान लेते हैं। यह सिद्धांत जीवों में किसी आंतरिक जीवन शक्ति के होने में विश्वास नहीं करता था। डार्विन के अनुसार जीवों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं प्राकृतिक चयन का आधार नहीं मानी जाती थी। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे कि डार्विन ने क्या क्या मानता था। तो जीवों की आवश्यकता तथा इच्छाएं प्राकृतिक चयन का आधार नहीं बनाते थे। किसी अंग का विकास अथवा ह्रास उसमें होने वाले अनवरत परिवर्तन तथा रूपांतरों के कारण संभव होता था। और डार्विन बाद में जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को महत्व दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको PYQ में मिलेगा। कोई भी आप घटना चक्र भी देख लेंगे तो उसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष का किसने दिया था? तो डार्विन ने। ठीक है, डार्विन के अनुसार केवल उपयोग लक्षण अथवा परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होते थे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे बगली यात्रा, इसमें क्या है? चार्ल्स डार्विन बीगल यात्रा। तो चार्ल्स डार्विन ने 1831 से 1836 के मध्य HMS बीगल नामक जहाज से अनेक महाद्वीपों की यात्रा की। तो किसने की थी? डार्विन ने। इस यात्रा से प्राप्त अनुभवों एवं ज्ञान में डार्विन के द्वारा उद्विकास की सिद्धांत का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जीवधारियों के गुण के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व के सभी जीवधारियों में कुछ समान गुण पाए जाते हैं जिसके आधार पर निर्जीव पदार्थों से उनका विभेद किया जा सकता है। जीवधारियों के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित है। तो अभी देख लेते हैं सजीव के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। तो कोशिकीय संगठन और श्वसन, उपापचय, पोषण, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन, आनुवंशिकता, समस्ती और समस्थिति और संवेदनशीलता। ठीक है,
और कोशिकीय संगठन के बारे में आप पढ़ लेते हैं। तो प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। श्वसन के बारे में जान लेते हैं। श्वसन सजीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। सजीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करके तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके विभिन्न शरीर की क्रियाओं हेतु कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का विघटन करते हैं तथा जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करती हैं। उपापचयन क्या होता है? तो जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, जिसे उपापचयन कहा जाता है। पोषण क्या होता है? तो सभी जीव स्वपोषण अथवा परपोषण के माध्यम से अपने पोषण, अनुरक्षण तथा जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। पादप, शैवाल आदि स्वपोषी जीव हैं। क्या हैं? पादप, शैवाल आदि स्वपोषी सजीव है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं अपना भोजन निर्मित करते हैं, जबकि सभी जंतु परपोषी जीव हैं जो परपोषण की प्राप्ति हेतु स्वपोषी एवं अन्य परपोषी जीवों पर निर्भर होती हैं। ठीक है। प्रजनन क्या है जान लेते हैं। यदि कोई वस्तु सजीव है तो निश्चित ही वह प्रजनन में सक्षम होगी। सजीव लैंगिक सेक्सुअल तथा अलैंगिक असेक्सुअल प्रजनन के माध्यम से अपने समान सजीवों को जन्म देते हैं। इस प्रकार से वे अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखते हैं। आनुवंशिकता क्या है? तो सजीवों की आनुवंशिकता सूचनाएं जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहती हैं। समस्थिति क्या है? तो सजीव अपने शरीर की आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं, अर्थात वे अपने शरीर के तापमान एवं विभिन्न पदार्थों की मात्रा एवं संख्या को एक निश्चित सीमा में बनाए रखते हैं। ठीक है। और संवेदनशीलता क्या है? तो सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। ये बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। अब है जीव विज्ञान, बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क तथा ट्रेविनियस नामक वैज्ञानिकों ने दिया है। तो ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको घटना चक्र में आपको मिल जाएगा कि जीव विज्ञान में अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? तो लैमार्क और ट्रेविनियस। ठीक है। और कब? तो 1801 में। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से संयोग से बना है, जिसमें है बायोस मतलब अर्थात जीवन और लोगोस मतलब अध्ययन। तो बायोलॉजी जीवन का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे हमें दे सकते हैं। अब है जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीव, बायोस मतलब जीव मतलब लाइफ, और लोस मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ या फिर अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। मानव द्वारा स्वयं के हित के लिए जीवधारियों के अध्ययन को व्यवहारिक जीव विज्ञान तथा मात्र मानव के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विभिन्न तरह की जिज्ञासा को शांत करने के लिए किए गए जीवधारियों के अध्ययन को सैद्धांतिक जीव विज्ञान प्योर बायोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार जीव विज्ञान जीव के अध्ययन अथवा जीव का विज्ञान है। विज्ञान की यह शाखा। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन अथवा जीवन का विज्ञान है। विज्ञान की यह शाखा जीव या जीवन तथा जीव की विविध क्रियाओं से संबंधित है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवों की संरचना, उसके वर्गीकरण तथा आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। तो जान लेते हैं दो शाखा क्या है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। तो जीव विज्ञान का वर्गीकरण दो प्रकार से हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन है। एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान है। जंतु विज्ञान में आते हैं जंतुओं का अध्ययन,
और इसका जनक कौन है? तो अरस्तु। और पेड़ पौधे का अध्ययन भी आता है, वनस्पति में पेड़ पौधे का अध्ययन आता है और इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अब जीव जंतु विज्ञान जियोलॉजी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जंतुओं में कौन कौन आते हैं? तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप आदि आते हैं की शारीरिक संरचना, उद्विकास, वर्गीकरण के व्यवहार तथा वैश्विक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। यूनानी विद्वान कौन थे? अरस्तु। और उनका काल क्या था? तो 384 से 322, और ये ईसा पूर्व की बात है। ठीक है। को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु के जीव विज्ञान पर विभिन्न पुस्तकें लिखी, जिसने जंतु इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना, विशेषता, जनन एवं अन्य क्रिया का वर्णन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के उद्भव, विकास, आकारिकी, प्रजनन, उनके वातावरणीय अनुकूलन एवं भौगोलिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु के शिष्य कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लानेटेरियम तथा ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, ये एग्जाम में आ जाएगा कि ये किसका लिखा हुआ बुक है? ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, इनमें वनस्पति को उनकी आकार, स्थानिकता, प्रजनन के प्रकार एवं व्यवहारिकता का उपयोग के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखते हैं समस्थानिकता क्या है। तो जीवों में वातावरण में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होकर स्वयं के शरीर की कायिकी एवं उपापचय में आवश्यक परिवर्तन करके वातावरण के अनुकूल ढल जाने की प्रवृत्ति समस्थानिकता कहलाती है। इसकी खोज क्लॉडी बर्नाट ने की थी। कब की थी? तो 1865 में। अतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को वाल्टर वी कैनन ने समस्थापन या समस्थानिकता अर्थात होमोसेस्टिसिस संज्ञा दी थी। ठीक है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जनक कौन कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ जाएंगे, तो आप ये देख लीजिए। तो जीव विज्ञान बॉटनी का कौन थे? तो अरस्तु। जंतु विज्ञान अरस्तु। वनस्पति विज्ञान तो उसके हैं थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान तो ल्यूक वैन हॉक। जंतु विज्ञान तो लुई पाश्चर। प्रतीक्षा विज्ञान तो एडवर्ड जेनर। रुधिर संरचना विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान और रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन हुगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान एंटी डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान तो जूलियस सेक्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस। अंततः श्राव विज्ञान थॉमस एडवर्ड एडिसन। आनुवंशिकी ग्रेग जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी टी.एच. मार्ग। वनस्पति भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान तो बिरबल साहनी। आनुवंशिकी अभियंत्रिका पार्लवर। शैवाल विज्ञान तो विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान तो M.O.P. आयंगर। भारतीय परिस्थितिकी रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। जीवाश्म हिप्पोक्रेटस, जब भी डॉक्टर लोग क्या होते हैं ना, जब डॉक्टर बन जाते हैं तो उन्होंने हिप्पोक्रेटस का ये शपथ लेते हैं। जीवाश्म की लियोनार्डो वा विंची। सूक्ष्मदर्शी एंटी वान ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा एडर्सन। ये सब एग्जाम में आ जाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपका पूछेगा कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, उत्परिवर्तन के जनक कौन है, एंड आपको प्रतीक्षा विज्ञान के जनक भी लुईस पाश्चर के बारे में पूछेगा, ल्यूवेनहॉक के बारे में पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस के बारे में पूछता है। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप का जनक कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर। ये सब एग्जाम में आते ही हैं, फिक्स है, आपको PYQ में आपको मिल जाएगा।
अब वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या क्या हैं? तो एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। ये आपको घटना चक्र जो आप बायोलॉजी सेक्शन आप उठाएंगे ना, तो उसके फर्स्ट पेज में ही ये सब आपको मिल जाएगा, और उस पर क्वेश्चन भी बना हुआ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पेड्रोलॉजी से क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोनॉमिक्स बॉटनी से क्या होता है? आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर सजावटी फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक विभिन्नता का अध्ययन। हेरिडिटी मतलब पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। प्लांट टू फार्मोलॉजी पादपों का आकारीय संरचना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये माइकोलॉजी मतलब होता है कवकों या फफूंदी का अध्ययन। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। और एग्रोनॉमी फसल पादपों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन। टिश्यू कल्चर कृत्रिम विधि से उत्तकों का संवर्धन। ठीक है, और जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा क्या क्या है, तो ये जान लेते हैं। एनाटॉमी शरीर एवं विविध अंगों की रचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करना। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रोलॉजी भ्रूणीय संवर्धी का अध्ययन। एंटामोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशगति का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। आर्थिनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पैथोलॉजी रोगों की प्राकृतिक लक्षण एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। और टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसका हम लोग PYQ कर लेते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो आपको पहले उसमें टॉपिक में लिखा हुआ था लैमार्क और ट्रेवेलियस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस, जिसका शपथ लेकर के डॉक्टर शपथ लेते हैं और पेशेंट का इलाज करते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लमार्क ने। किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और PCS में पूछा हुआ है, आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था, तो डार्विन ने। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो बाह्य एवं अंतरिक्ष में जीवन से। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है। ठीक है। और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है।
डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इस माता पिता के लिए भी, बलात्कारी के लिए भी और चोर के लिए भी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ का लंबी गर्दन किसके वजह से होता है? तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्ते तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, डार्विन फ्रेंचाइज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। नेक्स्ट, हुगो डिब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो एक ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। हुगो डिब्रीज किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है। अभी फ्रेंड्स हमारा वो तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है जो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जीवों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।